दोस्तों, जापान आज की डेट में ऐसे मुश्किल हालातों से गुजर रहा है कि जिन्हें देखते हुए जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा, उनके एक एडवाइजर जिनका नाम है मसाका मोरी, उनका कहना है कि ये देश आने वाले कुछ सालों में दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। अब ऐसे स्टेटमेंट के पीछे कोई पैंडेमिक या वॉर नहीं, बल्कि अपने ही देश की घटती पॉपुलेशन है। जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 85 इयर्स है। दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब वहां रहने वाले लोग ऑन एन एवरेज 85 इयर्स एंड अबव जीते हैं, और वहां 2500 लोगों में से एक व्यक्ति की उम्र 100 साल के ऊपर है। अगर हम एज वाइज पॉपुलेशन को बाइफरकेट करें तो 29% पॉपुलेशन 65 एंड अबव एज ग्रुप में आती है, और केवल 11.6% पॉपुलेशन 0 to 14 के एज ग्रुप में है, और 59.4% पॉपुलेशन 14 to 65 के एज ग्रुप में आती है। और यही चीज जापान के लिए काफी चिंताजनक है। जापान की करंट पॉपुलेशन है करीब 12 करोड़ 46 लाख। वो उतनी ही है जो 15 साल पहले 2008 में हुआ करती थी। है ना शॉकिंग चीज? जहां 15 सालों में कई सारे देशों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार को कई सारी योजनाएं निकालनी पड़ी, और जापान में 15 साल के बाद पॉपुलेशन उतनी की उतनी ही है। अगर हम इसे इंडिया के साथ कंपेयर करें तो 2008 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 120 करोड़, और 15 साल के बाद वो है लगभग 140 करोड़, ऑलमोस्ट 16% की ग्रोथ। जहां इंडिया लगातार बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से परेशान है, तो जापान की स्थिति एग्जैक्टली अपोजिट है। करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले 100 सालों में जापान की पॉपुलेशन 5 करोड़ से भी कम हो सकती है। तो चलो जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि जापान की पॉपुलेशन इतने तेजी से घटते जा रही है, और इस चीज का जापान पे कितना बुरा असर हो सकता है। Japan's population is declining. Japan is disappearing because of its population crisis. Japan's Prime Minister Fumio Kishida has warned that the declining birth rate is putting the future of the country at risk. The country has announced a record low number of births in 2022. Because the way they're going, the country might disappear. जरा हिस्ट्री में जाके इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 1 सितंबर 1923 का दिन, जो जापान की हिस्ट्री में वन ऑफ द डिवास्टेटिंग डे माना जाता है, जब होंशु आइलैंड के कंटो रीजन पे 7.9 मैग्नीट्यूड का एक जोरदार अर्थक्वेक आया, जो करीब 4 से 10 मिनट तक चला, जिसने कंटो रीजन के साथ साथ आसपास के काफी शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी इतनी जोरदार थी दोस्तों कि आधे घंटे के अंदर 5,70,000 घर मिट्टी में मिल गए, 1.9 मिलियन लोग बेघर हो गए, और करीब 1,05,385 लोगों की जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्चुअल कैजुअलिटीज 1,42,800 के करीब थी। जापान की हिस्ट्री में ग्रेट कंटो अर्थक्वेक ये सबसे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक माना जाता है, इसलिए तब से जापान में 1 सितंबर एज अ डिजास्टर प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद 1927 से लेकर 1945 तक जापान में ऐसे कई सारे डिजास्टर्स हुए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। इन डिजास्टर्स के नुकसान को संभालते और चलते वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जापान के नाक में दम आ गया था, और फिर अचानक वो दिन आए जो जापान की हिस्ट्री के सबसे मनुष्य दिन माने जाते हैं, 6 और 9 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए। वो इतने खतरनाक थे दोस्तों कि बम के फटते ही ग्राउंड सरफेस का टेम्परेचर करीब 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया, और खतरनाक गामा रेडिएशन चारों ओर फैलने लगे, जिस वजह से करीब 2,26,000 लोगों की जान चली गई, और इनमें से मरने वाले मैक्सिमम सिविलियंस थे। इतना ही नहीं बल्कि हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से कई सालों तक लोगों में इलनेस और सिकनेस नजर आए, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी और एबनॉर्मल बर्थ रेट्स बढ़ने लगे। डर के मारे काफी लोगों ने बच्चों को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया कि अगर एबनॉर्मल बेबीज पैदा हुए तो फिर क्या। इन कारणों की वजह से जापान के लोगों का फर्टिलिटी रेट बुरी तरह से घटने लगा। इसके अलावा कई सारे अर्थक्वेक, सुनामी और टाइफून्स कंसिस्टेंटली जापान में आते गए, और हजारों की संख्या में लोगों की जान जाती गई। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पास्ट में हुए डिजास्टर्स कहीं ना कहीं जापान की करंट अनस्टेबल पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार है, और ऐसे कई सारे और भी रीजन है जो जापान की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 रीजन है लो फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला अपने लाइफ स्पैन में कितने बच्चों का जन्म दे सकती है, और किसी देश की स्टेबल पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए मिनिमम फर्टिलिटी रेट 2.1 होना जरूरी है। लेकिन जापान के लोगों का फर्टिलिटी रेट है 1.3, जो मिनिमम से भी काफी लो है और चिंताजनक है। और इसके बाद सेकंड रीजन है जापान की पुरानी चाइल्ड पॉलिसी। उसके मुताबिक अगर किसी फैमिली में 2 से अधिक ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो उस फैमिली को गवर्नमेंट बेनिफिट
बेनिफिट्स या फिर फैसिलिटीज नहीं मिलते, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट हाउसिंग बेनिफिट्स या फिर उस व्यक्ति को लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने का भी मौका नहीं मिलता। और इसके अलावा चाइल्ड सब्सिडी जो है करीब 4,20,000 येन, जो 2 बच्चों के ऊपर नहीं मिलती। इसलिए जापान में फैमिलीज यूजुअली 2 से अधिक बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचती। नंबर 3 रीजन है हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग चाइल्ड। जापान में बच्चा पैदा होने से लेके उसके ग्रेजुएशन तक ऑलमोस्ट 63 मिलियन येन का खर्चा है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो लगभग 4 करोड़ रुपए। अगर बच्चा पब्लिक स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन परसीव करता है तो ये कॉस्ट और भी बढ़ती जाती है। तो सोच सकते हो दोस्तों कि जापान में बच्चों को रेज करना कितना कॉस्टली है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जेफरीज के रिसर्च के हिसाब से जापान को 2022 में बच्चों को रेज करने के मामले में दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक माना गया है। और इसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिमिटेड स्पेस और लैक ऑफ चाइल्ड केयर सपोर्ट, ये सब रीजंस फैमिलीज को बच्चे पैदा करने से डिस्करेज करते हैं। इसके बाद नंबर 4 रीजन है बर्थ टू डेथ का रेशो। जापान में पैदा होने वालों से ज्यादा मरने वालों की संख्या है। पिछले साल जापान में 8 लाख से भी कम बर्थ हुए, लेकिन उसके मुकाबले 15.8 लाख लोगों की डेथ हो गई। अगर यही रेशियो चलता रहा तो इस सेंचुरी के अंत तक जापान की पॉपुलेशन 12.46 करोड़ से घटकर 5.5 करोड़ हो जाएगी, जो जापान के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले इसका बुरा असर होगा जापान के जीडीपी पे, जो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और इसका दूसरा बुरा असर होगा जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। जब पॉपुलेशन ही नहीं बचेगी तो मिलिट्री ज्वाइन कौन करेगा? फिर जापान को देश की सुरक्षा के लिए रोबोट्स और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसका तीसरा असर होगा जापान के डिपेंडेंसी रेशियो पे। किसी भी देश की वर्किंग पॉपुलेशन ये रिटायर्ड पॉपुलेशन से ज्यादा होनी चाहिए ताकि उस देश का फाइनेंशियल इकोसिस्टम मेंटेन रहे, लेकिन जापान की केस में ये उल्टा होते जा रहा है। और फिर इन रिटायर्ड पॉपुलेशन को संभालने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा प्रेशर सरकार के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 इंपैक्ट होगा इनोवेशंस के ऊपर। जापान में इनोवेशंस घटते जाएगा, क्योंकि मोस्टली इनोवेशन यंगर पॉपुलेशन के थ्रू आते हैं, लेकिन जापान में यंगर पॉपुलेशन घटते जा रही है और एल्डर पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। और इसके अलावा डिफ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ऐसे और भी कई सारे फैक्टर्स है जो जापान के इकोनॉमी को पूरी तरह से कोलैप्स कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जापान खुद को बचाने के चक्कर में दूसरे कंट्रीज के लोगों को अपने कंट्री में सिटीजनशिप देना शुरू कर दे, ताकि एटलीस्ट कंट्री तो बची रहे। सो लेट्स सी आने वाले सालों में जापान इस समस्या को कैसे सुलझाता है। यदि आपके पास इस समस्या को सुलझाने का कोई तरीका है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।